तो जड़ चैतन्यात्मक स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है, ऐसा लिखा। तो मैं इसमें अनुमान शब्द का वो बता रहा था कि अग्रिम स्थितिवत्ता का ही अनुमान होता है। अनुमान का मतलब है जो अभी प्रकट नहीं है, जो पता नहीं है, लेकिन उसका एक अनुमान लगता है। तो मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। नियंत्रण ही विधि और क्रम ही नीति है और समाधान ही व्यवस्था है। आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता से प्रमाण संबद्ध है। यह जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इसलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। नेक्स्ट पेज पे, नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है। इसलिए मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित होना पाया जाता है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास एवं विकास एवं जागृति उसकी मौलिकता से प्रमाणित है। मौलिकता ही इकाई का स्वभाव और स्वभाव ही आचरण है। मानव में अमानवीयता, मानवीयता, अति मानवीयता यानी तात्रय सीमांतवर्ती स्वभाव एवं आचरण प्रत्यक्ष है। मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। यह जागृति की एक अवस्था का द्योतक है। मानव में ही मध्यस्थ को अनुसरण करने का अवसर है। सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्यस्थ है। साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान, अन्यथा प्रत्येक द्वंद्व समस्याजनक है। फिर इसके बाद ये कहा कि पदार्थ में सामूहिक, प्राणावस्था में वर्गीय, जीवावस्था में जाति और ज्ञानावस्था में भ्रमवश सामुदायिक बाध्यताएं द्रष्टव्य तथा जागृति पूर्वक अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है। जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है। मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है। अखंड सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। मानव के चारों आयाम और पांचों स्थिति में मध्यस्थता सहज सुलभ है। मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। अनुशीलन की परिभाषा अपन ने बताई थी। अनुशीलन की परिभाषा के मध्यस्थ बोध क्रम में नियंत्रण का जो पहचान है उसको अनुशीलन कहते हैं। अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। मध्यस्थता आवेश नहीं है। इसके अनुसरण पर्यंत जागृति का अभाव नहीं है। कल यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये कहा गया कि रूप गुण स्वभाव धर्म प्रगठन क्षमता ही प्रत्येक इकाई के विकास को स्पष्ट करती है। तो जड़ प्रकृति में रूप और गुण और
जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव, ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकटन पाया जाता है। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं ना। तो पदार्थावस्था रूप प्रधान है, प्राणावस्था गुण प्रधान है, जीवावस्था जो है वो स्वभाव प्रधान है, ज्ञानावस्था धर्म प्रधान है। इसके बाद ये कहा गया कि जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत करने की क्षमता रहती है। जैसे रूप का मिलन रूप से है, और गुण का मिलन गुण से, स्वभाव का मिलन स्वभाव से, धर्म का मिलन धर्म से। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है। स्वतंत्रता पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही ज्ञान विवेक विज्ञान का प्रयोग है, जिसमें नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार और सत्यमय अनुभूति है। तो स्वतंत्रता पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग है, जो आचरण में नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है। इसी को यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है, जो जागृति पर आधारित है। स्वतंत्रताधिकार मानवीयता पूर्ण मानव देव और दिव्य मानव की कोटि में सफल होता है। स्वतंत्रताधिकार मानवीयता पूर्ण मानव देव मानव दिव्य मानव की कोटि में सफल होता है। इससे पूर्व मानवीयता में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा और या तथा अमानवीयता की कोटि में अप्रतिबद्धता पाई जाती है। प्रतिबद्धता ही संकल्प एवं प्रतिज्ञा की क्षमता है, जो बुद्धि के जागृति का द्योतक है। यही अवधारणा का प्रधान लक्ष्य है। अवधारणा का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार, सत्य सहज अनुभूति, बोध ही अवधारणाएं हैं। बुद्धि में होने वाला बोध ही अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर होते हैं। तो ये कहा कि स्वतंत्रताधिकार मानवीयतापूर्ण मानव देव मानव और दिव्य मानवीयता की कोटि में सफल होता है। इससे पूर्व मानवीयता में प्रतिबद्धता व निष्ठा तथा अमानवीयता की कोटि में अप्रतिबद्धता पाई जाती है। प्रतिबद्धता ही संकल्प एवं प्रतिज्ञा करने की क्षमता है, जो बुद्धि के जागृति का द्योतक है। यही अवधारणा का प्रधान लक्ष्य है। फिर आगे कहा कि धर्म न्याय और नियम में प्रतिबद्धताएं हैं तथा साथ में अनुभूति है। इसके अतिरिक्त संकल्प विकल्प भावी है। यदि न्याय धर्म और नियम के साथ प्रतिबद्धता नहीं है और साथ में अनुभूति है, तो सत्य भी आ गया है। तो यदि सत्य के साथ प्रतिबद्धताएं हैं और यदि प्रतिबद्धताएं नहीं है, उस स्थिति में संकल्प का विकल्प भावी है। इसके अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है। जैसे असत्य, अज्ञान, अंधकार, मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है, यानी इनका अस्तित्व नहीं है, यानी ये है नहीं, इनका होना सिद्ध नहीं। अज्ञान, असत्य, अंधकार, मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। भाषित होते हुए इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भास होता है कि ये है, लेकिन स्थिति में यानी होने के अर्थ में नहीं। स्वीकृति अनुभव बोध से संकल्प है, स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा और निष्ठा से प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से संकल्प, संकल्प क्षमता, संकल्प से क्षमता, क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति एवं प्रमाण है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। स्वीकृति से, बेटा आवाज आ रही है बहुत तेज।
तो पहले ये कहा स्वीकृति से संकल्प है, मतलब जैसे ही समझ पूरी होती है तो स्वीकृति होती है, स्वीकृति होती है तो निष्ठा होती है, यानी जो समझ है उसके अनुसार जीने की निष्ठा होती है। जब निष्ठा होती है तो प्रतिबद्धता होती है, प्रतिबद्धता जो है नियम न्याय धर्म सत्य के साथ होती है। तो नियम न्याय धर्म के साथ प्रतिबद्धता पूर्वक जो है प्रबुद्धता आती है, जो ज्ञान विवेक विज्ञान है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता से बोध होता है, यानी ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जब जीते हैं तो हमको सच्चाइयों का बोध होता है। बोध होने से निश्चय की निरंतरता के रूप में संकल्प बनता है, संकल्प ही क्षमता के रूप में विचार क्षमता, व्यवहार क्षमता, कार्य क्षमता के रूप में रहता है। क्षमता से जागृति है ना, क्षमता पूर्वक की जागृति है, क्योंकि संकल्प पूर्वक ही हम जो है हमारे अंदर वाहन क्षमता आती है। वाहन क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति एवं प्रमाण बनता है। ठीक है, फिर है प्रबुद्धता ही भैया समाधानात्मक होती है। हाँ जी, ये जो असत का ज्ञान अंधकार मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है, तो इसका मतलब इनका अस्तित्व नहीं है, तो फिर ये भाषित कैसे होते हैं भैया? अस्तित्व नहीं है। जैसे मृग मरीचिका होती है ना, भाषित होती है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता, मिराज बोलते ना। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे अपन सड़क पे चलते हैं तो सूर्य का रिफ्लेक्शन आता है तो ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तान में रेत का रिफ्लेक्शन होने से ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन पानी होता नहीं, इसीलिए स्थिति में होता नहीं। तो ये भ्रमवश होता है, तो हम का अज्ञान भी मतलब अस्तित्व यहाँ नहीं। भ्रम ही हो गया ना भैया? हाँ, भ्रम ही हो है। अज्ञान का मतलब भ्रम है ना? असत्य भी भ्रम है, अंधकार भी भ्रम है। अंधकार जो है होता नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। बस प्रकाश जो है वो अपारदर्शी वस्तु के कारण से जी। पारदर्शी वस्तु के दूसरी तरफ जो है अंधकार का भास होता है, लेकिन अंधकार का अस्तित्व नहीं। इसी तरीके से मृत्यु है। मृत्यु को कैसे देखेंगे भैया? ये रचना विरचना के रूप में, मतलब बस ऐसे ही है, जैसे मान लो मट्टी से मटका बनाया और मट्टी का मटका फोड़ दिया, तो उससे कोई मट्टी की मृत्यु नहीं होती। उसी तरीके से पेड़ जो है मट्टी से विकसित हुआ और मट्टी में समा गया। तो उसी तरीके से जीव शरीर मानव शरीर है, तो मानव शरीर जिन तत्वों से बना उन्हीं तत्वों में रहता है। इसलिए मृत्यु एक, और जीवन तो हमारी है, इसीलिए मृत्यु किसकी हुई? इसलिए मृत्यु का भास मृत्यु जैसा भासता है, लेकिन उसकी स्थिति में नहीं है। मृत्यु स्थिति में जीवन है, जीवन है, शरीर भी स्थिति में है। मृत्यु जीवन में, तो मृत्यु एक घटना है, जन्म और मृत्यु एक घटना, भैया क्योंकि क्रिया की निरंतरता है ना। हाँ भैया नमस्ते। मानव रूप में शरीर की अहमियत है और उस शरीर का चला जाना, फिर से दोबारा उस मानव का नहीं दिखना है। मानव जीवन भले ही हो और शरीर भले ही वो प्रकृति में फिर से मिल गया हो, लेकिन उसकी मानव के रूप में तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो फिर ये मृत्यु हुई ना? नहीं, मृत्यु किसकी मृत्यु हुई? मानव जीवन तो बना ही हुआ है, जीवन बना हुआ है ना। तो जो जीने वाला है वो तो शरीर नहीं है ना, जीने वाला तो मैं हूँ, जीवन है, तो जीवन बना ही रहता है। तो जैसे हम सो जाते हैं तो सोना मृत्यु नहीं है ना, तो वैसे ही हमें ये शरीर छूट गया, दूसरे शरीर में आ जाएंगे। वो ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो मानव जो है तो फिर अगर हम मृत्यु को ऐसा परिभाषित करेंगे तो हमारा सोना भी मृत्यु है। मृत्यु तो नहीं भैया, लेकिन यदि हम होश में नहीं है वो भी मृत्यु है। हाँ जी भैया, इसमें एक बेहोशी भी बात मैं मृत्यु। पूछना चाहता हूँ। पूछिए जी, हेलो। पूछिए ना। हाँ, तो फिर शरीर शरीर की रचना विरचना हो जाने के बाद हाँ,
हमारा उस जीवन से संपर्क और संबंध तो रहता नहीं है ना। उस जीवन से मतलब जीवन तो जैसे मैं ही कि हूँ ना। जैसे कि बाबा जी चले गए, हाँ, बाबा जी चले गए तो तो बाबा जी तो अब बने। हमारा संबंध और संपर्क, संबंध तो रहता है, बना रहता है, लेकिन संपर्क तो हम कर नहीं पाते ना उनसे। भाई हम नहीं कर पाते, लेकिन वो तो बने हुए हैं ना अस्तित्व। वो तो बने हुए हैं। भाई जैसे वो अमरकंटक में रहते हैं तो हम संपर्क नहीं कर पाते थे, हमको जाना पड़ता था गाड़ी से। हाँ तो हाँ वैसे ही हाँ अस्तित्व में बने हुए हैं, अस्तित्व में बने हुए हैं। ऐसा रहता है। अब हाँ जी, इसके हाँ जी, बाद उन्होंने कोई शरीर लिया होगा तो वो हाँ, किसी शरीर में होंगे, नहीं लिया होगा तो किसी अस्तित्व में होंगे। अस्तित्व में होंगे। हाँ, और जो जीवन है उससे, क्योंकि जीवन को स्मरण करने से, किसी भी वस्तु को स्मरण करने से उसका प्रतिबिंब रहता है हमारे अंदर। हाँ वो हाँ हाँ वो प्रतिबिंब स्मृति के रूप में रहते ही है। जो कुछ उनके सानिध्य का स्मरण है वो हमारे अंदर रहता है। सानिध्य नहीं रहता है तो परंपरा में प्रतिबिंबित रहता है, जो भी उन्होंने कहा है, बोला है, आचरण किया है, वो रहता है। और इसके बाद जब वो पुनः शरीर में आएंगे तो फिर से वो प्रकट होगा। यदि किसी आदमी में जागृति होती है तो जागृति प्रकट होती है पुनः शरीर में आने में। यदि अज्ञान होता है या भ्रम होता है तो भ्रम से शुरू होती है यात्रा। अजागृति होती तो अजागृति से। अस्तित्व तो बना रहता है। ठीक है भैया, हाँ जिसको जी। हम लोग गठन पूर्ण परमाणु या जीवन कह रहे हैं वो अमर है। इस रूप में मेरा अपना होना बना रहता है। तो हम शरीर में नहीं रहते हैं तब भी मनोवृत्ति चित्त बुद्धि की क्रियाकलाप होती है। जब हम शरीर में रहते हैं तब भी रहती है, शरीर में नहीं रहते हैं तब भी मनोवृत्ति चित्त बुद्धि की क्रियाकलाप होती है। तो शरीर को आप ऐसे ही मान सकते हैं कि वो अभिव्यक्त होने का एक साधन है। मानव परंपरा में अभिव्यक्त होने का साधन है। मानव परंपरा में नहीं रहते हैं तो जीवन परंपरा में रहते हैं। जीवन में भी परस्पर अभिव्यक्तियां होती हैं। जब शरीर नहीं रहता है उस स्थिति में भी जो ज्ञानात्माएं हैं हाँ जी, या देवात्माएं हैं, दिव्यात्माएं हैं, हाँ, उनमें परस्पर प्रतिबिंबन विधि से अभिव्यक्ति संप्रेषणा रहता है। हाँ जी। हम्म। हम्म, हाँ हाँ, समझ गया। समझ गए। लेकिन उसके लिए पात्रता, योग्यता तो चाहिए ना। नहीं, पात्रता हो या ना हो अस्तित्व तो रहेगा ना। नहीं, उनका अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो प्रतिबिंबन हम में, जो हम में हो, ऐसा हमारी तो योग्यता होनी चाहिए ना। अरे भैया, अभी भी अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आप नागराज जी के पास जाके भी कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे ना। हाँ जी, हाँ हाँ वहां जाके केवल उनका शरीर देख के आ जाएंगे, घर देख लेंगे, उनके कपड़े लत्ते देख लेंगे, शरीर का रूप रंग आकार देख लेंगे। हाँ जी। तो ये जो देखना है वो समझदारी पूर्वक ही होता है। क्षमता पूर्वक होता है, जिसको कहते हैं क्षमता पूर्वक जागृति। ऐसा ही इसी में ही आया ना, क्षमता से जागृति। यदि हमारे अंदर समझने की, देखने की क्षमता नहीं है हाँ तो हमको दिखेगा क्या? शरीर ही दिखेगा। जी जी। शरीर तो नश्वर है। और यदि हमारे अंदर क्षमता है तो हम जागृति को देख सकते हैं। पर क्षमता तो सब में रहती है, वो बराबर रहती है, ऐसा भी कहा है ना भैया। हाँ, क्षमता बराबर रहती है का मतलब क्या है? जब समझदारी में रहती, समझदारी में क्षमता बराबर है। मतलब सब में क्षमता, समझने की क्षमता तो है। समझने की क्षमता है लेकिन समझ नहीं है ना। जी जी हाँ, समझने हाँ की जिज्ञासा नहीं है। हाँ। जैसे मान लीजिए गिलास में पानी भरने की क्षमता है, पानी रखने की क्षमता है ना, लेकिन पानी नहीं है ना। क्षमता तो है। जी भैया। तो क्षमता तो उसको भरना पड़ता है ना। उसी के लिए तो ये विधि बताई है।
विधि बताई ना, स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा, निष्ठा से प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता को ऊपर स्पष्ट ही किया है। वो न्याय धर्म सत्य के साथ ही होती है ना। प्रतिबद्धता जो है वो धर्म न्याय नियम से प्रतिबद्धताएं हैं, साथ में अनुभूति है ही। तो अनुभूति है तो संकल्प है, संकल्प है तो निष्ठा है ना। निष्ठा है तो प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्धता है तो प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से संकल्प, संकल्प से क्षमता, क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति एवं प्रमाण। ठीक है ना। भैया एक तो चीज और, जैसे मान जैसे लीजिए आपने अभी एक पुस्तक है, तो हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली हम नागराज जी के सानिध्य में हैं इस पुस्तक के माध्यम से, जो उन्होंने व्यक्त किया ना। तो मानव परंपरा के रूप में ये पुस्तक आ गई हमारे। अब यदि हमारी क्षमता है तो हम इसको समझ पाएंगे, नहीं क्षमता है तो नहीं। तो क्षमता का विकास करना पड़ेगा, पात्रता का विकास करना पड़ेगा, योग्यता का विकास करना पड़ेगा, ऐसा। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, बताइए। नहीं भैया, दो प्रश्न थे मेरे। जैसे जिन्होंने भी बाबा जी को देखा है, हम तो नहीं देख पाए हैं, मिल भी नहीं पाए हैं, देख भी नहीं पाए हैं, और ऐसे कई लोगों से प्रबोधक से सुनते हैं कि वो देखे हैं, रहे हैं, और उस देखने और रहने में कहीं ना कहीं एक प्रकार की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने देखा नहीं है, मिले नहीं है, उसमें वो प्रेरणा का स्रोत केवल ये किताब है, और आप जैसे जो प्रबोधक है जिनको एक प्रकार से हम श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये एक हमारे पास है। तो दोनों में क्या तुलना के रूप में अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंस हुआ, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा, उसके जागृति देखिए, क्रम में? नागराज जी को करोड़ों लोगों ने देखा है। जी जी। करोड़ों से मतलब वो वहां बैठते थे ना अमरकंटक में, वहां पे तमाम तीर्थ यात्री आते ही रहते हैं ना। तो देखने का मतलब ये थोड़ी है शरीर को ही देख पाते हैं ना। देखने का मतलब समझना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग गए, तो हम लोग केवल शरीर देखने नहीं गए, उनको समझने गए, ऐसा हुआ। तो हम में से कौन कितना देख पाया है, ये तो उनकी समझ के ऊपर निर्भर करता है ना। तो जी भैया। नागराज जी से हमारे पास बात करने का अवसर था, इसीलिए जो कुछ उन्होंने लिखा है ना, यदि वो हमने नहीं भी पढ़ा है तो वो बात करने से जो उन्होंने लिखा है वही तो बताते थे। ऐसा तो था नहीं कि जो उन्होंने लिखा नहीं है उससे ज्यादा कुछ बताते थे। तो इसलिए अवसर तो आपके पास भी है उनको समझने का, उनको देखने का, है ना, उनका मूल्यांकन करने का आदि। ये अवसर तो आपके पास भी, जो जो लोग उनको सशरीर देखे उनके पास जो अवसर था, वो अवसर आपके पास भी। शरीर शरीर जी उनका कैसा था उसके फोटो उपलब्धि है, उससे अनुमान लगता ही है शरीर कैसा था। इसके बाद वो क्या बोलते थे, अभिव्यक्त होते थे, वो अभिव्यक्ति के रूप में दर्शनवाद शास्त्र है ही, है ना। अब जो वो क्या करते थे वाला हिस्सा है, शायद वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो सूचनाओं में है ना। जो भी उनके सानिध्य में रहे हैं, वो भी करने को केवल उसके भौतिक रूप को ही देख पाते हैं करने की। उसके उसमें जो अंतर्निहित दृष्टि है वो तो इन्हीं वाङ्मयों में उपलब्ध है। जो व्यवहार करते थे उसमें जो अंतर्निहित न्याय है वो तो इन वाङ्मयों में स्पष्ट किया गया है, जिसको हम समझ सकते हैं। और क्योंकि वो कोई रहस्यात्मक वस्तु नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी न्याय है, नियम है, धर्म है। तो हम अपने अंदर स्थितिवत्ता के रूप में जो नागराज जी के अंदर न्याय धर्म सत्य की स्थितिवत्ता है उसको हम अनुमान कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने उनको शरीर के साथ देख लिया तो उनके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हो गई, ऐसा कुछ नहीं। विशेष उपलब्धि समझ के साथ ही हुई। यदि आप समझ पाए तो विशेष उपलब्धि, नहीं समझ पाए तो कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि फिर आप शरीर को ही देखते हैं ना, शरीर का रूप देखते हैं, और भौतिक रासायनिक वस्तुओं का भी रूप देखते हैं, क्योंकि उसका जो नियम पक्ष है वो पता नहीं रहता, आचरण का न्याय पक्ष का अनुमान नहीं रहता है ना। उसमें जो सर्वतोमुखी समाधान है उसका भी अनुमान नहीं रहता है। तो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में हमारे पास वाङ्मय है, जो तर्क सम्मत विधि से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके आधार पे हम नागराज जी को समझ सकते हैं।
अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक प्रकार से उन्हीं की अभिव्यक्ति है, उनको समझने के अवसर के रूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आने वाली है ना। जी बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया समझ में आया। भैया एक शेर बोलूं? हाँ जी बोलिए। शौके दीदार हो तो नजर पैदा कर। है जी, वो एक शेर है पुराना कि शौके दीदार हो तो नजर पैदा कर। क्या मतलब हुआ है इसका अर्थ भी बताइए। यदि दीदार करने का शौक हो, देखने का हाँ शौक हो, तो वो नजरिया हो पैदा करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। यदि हमको किसी को देखने का शौक है तो हमको फिर वो नजरिया विकसित करना पड़ेगा जिसमें हम उसको देख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया, इस तरह तो सोचा ही नहीं भैया कभी। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। फिर लिखा है कि ये जो जिसको बाबा जी ने लिखा ना कि प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता है, ऐसा लिखा। ये एक प्रश्न और तो था भैया, हाँ जी, जो इसमें आपने कहा था भैया कि मृत्यु एक घटना है और घटना का अस्तित्व नहीं होता है, तो फिर जन्म भी एक घटना है भैया। लिखा ही है बाबा जी ने, जन्म मृत्यु एक घटना है। तो जन्म इसमें जन्म तो एक जन्म का तो अस्तित्व है ना भैया। जन्म का क्या अस्तित्व? अस्तित्व तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं का होता है ना। अस्तित्व भौतिक रासायनिक जीवन वस्तुओं का है, उसके योग संयोग पूर्वक जन्म है। जी जी। उनका योग संयोग टूटना ही मृत्यु है, इतना ही तो है बात। सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता के बारे में जो सामंजस्य है, वो कहाँ लिखा है? एक मिनट होल्ड करना, वो मुझे मेरे ख्याल से अनुभव दर्शन, शायद मम्मी से पूछो, उनको थोड़ा याद हो। हाँ जी, तो भैया जन्म भी एक घटना है, तो इसलिए उसका भी स्थिति जन्म नहीं भी है, एक घटना है। हाँ, जन्म भी घटना है। उसकी भी स्थिति में नहीं है। समझ में आ जाना भी घटना है, जो योग संयोग विधि से होता है, अध्ययन अभ्यास पूर्वक होता है। अध्ययन भी घटना है, जो घट रहा है ना, हर क्षण घट रहा है। जो वर्तमान है वही सब घटना है। तो जन्म भी घटना है, मृत्यु भी घटना है। उस तो दृष्टिकोण से जन्म और मृत्यु के बीच में जो है वो तो क्रिया है भैया, फिर है ना, मतलब जो भी हाँ, लेकिन वो मानव क्रिया में परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन, ये सब घटनाएं हैं ना। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था, वो बड़ा हो गया, ये घटना है ना, घट गया है। परिणाम परिवर्तन हो गया, जी जी। परिमार्जन हो गया, वो घटना है। जैसे मान लीजिए जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो गई, ये घटना है। अच्छा। आपको समझ में आ गया ये घटना है, नहीं समझ में आया तो क्या घटा? कुछ नहीं घटा, जैसे थे वैसे ही। ठीक है, नहीं है? ठीक है भैया, ठीक है। जी भैया। तो मैं ये कह रहा था, प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो प्रतिबद्धता, जब न्याय धर्म सत्य की है, नियम न्याय धर्म सत्य की, यह धर्म न्याय और नियम की जो प्रतिबद्धता है, इस प्रतिबद्धता से जो प्रबुद्धता के लिए ही उन्होंने समाधानात्मक भौतिकवाद, जिसमें नियम की प्रतिबद्धता, व्यवहारात्मक जनवाद जिसमें न्याय की प्रतिबद्धता, और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद यानी जिसमें अनुभव सहित धर्म की प्रतिबद्धता के अर्थ में प्रस्थापना, स्थापना एवं अक्षुण्यता का प्रत्यक्ष रूप है। तो यदि ये तीनों बात को यदि किसी मानव परंपरा में देखेंगे, तब उसको प्रबुद्धता कह रहे हैं।
उसको देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, उसकी स्थापना कर पाएंगे, उसकी निरंतरता को बनाए रखेंगे, उस अर्थ में। इस समझ में आ। फिर इसके बाद उन्होंने तीनों बात को शायद थोड़ा समझाया है यहाँ पे क्या है। तो जैसे समाधानात्मक भौतिकवाद में अर्थ के उत्पादन, उपयोग, वितरण व्यवस्था में एक सूत्रता है। वो किस रूप में? प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद की स्थापना, प्रस्थापना एवं अक्षुण्णता का प्रत्यक्ष रूप है। इसको हम यदि समझेंगे तो कैसे, तो परंपरा में कैसे देखेगी? अर्थ के उत्पादन, उपयोग और वितरण में एक सूत्रता के रूप में, जो न्याय सम्मत है। न्याय सम्मत है यानी यदि वो उत्पादन है और उपयोग है या सदुपयोग है, वितरण है और उसमें न्याय नहीं है, तब वो समाधानात्मक भौतिकवाद नहीं है, वो कोई समस्या पैदा करने वाला भौतिकवाद। इसलिए कह रहे हैं वो न्याय सम्मत है। यही समाधान है। मानव में समाधान की ही प्यास है। ठीक है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन उसकी क्षमता, अवसर, साधन, अनिवार्यता पर आधारित है। कितनी चीजों पे बताया? क्षमता, अवसर, साधन और अनिवार्यता। अब क्षमता क्या है? तो उन्होंने कहा क्षमता स्वसंस्कार, अध्ययन तथा वातावरण पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने से पूर्व हमारा स्वयं का कोई संस्कार है अध्ययन करने का, है ना? तो क्षमता स्वसंस्कार, अध्ययन और वातावरण पे, अवसर व्यवस्था पे, साधन उपलब्धि पे और अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साधन उपलब्धि पे, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है ना, तो ये उपलब्ध है, उसके आधार पे साधन है। एक समय ऐसा था ये उपलब्ध नहीं थे। तो वैसे ही यदि हम उत्पादन परंपरा को देखते हैं तो उत्पादन के लिए जो आवश्यक साधन है वो उपलब्ध रहते हैं, और जो आवश्यक होते हैं वो शोध पूर्वक मानव उनको विकसित कर लेता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन उसकी क्षमता, अवसर, साधन, अनिवार्यता पे आधारित है। क्षमता व स्वसंस्कार, अध्ययन और वातावरण पे है। अवसर व्यवस्था पे, साधन उपलब्धि पे, अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर आधारित है। फिर लिखा है कि जो संस्कार है यानी स्वसंस्कार, जिसको हम लोग बात करते हैं या प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, तो वो तात्रय पूर्वक अध्ययन, निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्वक तथा वातावरण विशेषकर मानवकृत है। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ भैया, अनिवार्यता फिर से बताएंगे? सुहास, अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर, अभी कितनी आवश्यकता हो रही है उस पर वैसे बने, जो भी वर्तमान स्थिति है उसके आधार पे। अच्छा ठीक है ना? हाँ। उत्पादन के अर्थ में बात चल रही। हाँ भैया, हाँ फाल्गुनी बोल रही हूँ। ये क्षमता व संस्कार, अध्ययन तथा वातावरण पर, तो ये वातावरण है वो हम मानवकृत वातावरण की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, तो नीचे लिखा हुआ है ना, उसी को भी पढ़ रहे थे। वातावरण विशेषता मानवकृत, लेकिन दोनों वातावरण की बात है, प्राकृतिक वातावरण की। हाँ, पर फिर ये ना व्यवस्था है ना वो और वातावरण, इन दोनों में मतलब मेजर डिफरेंस क्या है? जो मानवकृत वातावरण है वो व्यवस्था है, और व्यवस्था में दोनों प्रकार की व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था भी है ना।
वातावरण दो प्रकार का है, एक मानवकृत वातावरण है, दूसरा नैसर्गिक वातावरण है। लेकिन जब ये क्षमता की बात आ रही है तो वहां पे मानवकृत वातावरण की बात आ रही है। मान लो शिक्षा संस्थाएं हैं और शिक्षा संस्थाएं नहीं है, दो स्थितियां है ना। तो यदि शिक्षा संस्था है यानी शिक्षा संस्कार व्यवस्था में है तो क्षमता बढ़ सकती है, यानी वो क्षमता को प्राप्त कर सकता है। जैसे इंजीनियरिंग की एजुकेशन है तो इंजीनियरिंग की क्षमता को विकसित किया जा सकता है, और अगर इंजीनियरिंग का एजुकेशन नहीं है तो इंजीनियरिंग क्षमता कैसे आएगी। जैसे मेडिकल का एजुकेशन है तो मेडिकल का जो क्षमता है यानी चिकित्सा की क्षमता है वो व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए लिखा है कि अध्ययन और वातावरण। मान लीजिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं भी और अध्ययन नहीं है तो भी क्षमता नहीं होगी। इसलिए अध्ययन और उनकी उपलब्धि शिक्षा संस्था के रूप में या मानवकृत वातावरण के रूप में, शिक्षा संस्था है और व्यवस्थाएं नहीं है तो भी नहीं हो पाता है, इसलिए लिखा है। ठीक है भैया। शिक्षा संस्था है और अवसर नहीं है, अवसर नहीं है यानी किसी के पास पैसे नहीं है, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती तो भी नहीं होगा ना। अभी आज की स्थिति में देखें, समय नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, आदि समझ नहीं है, फाउंडेशन ठीक से नहीं बना है, कंपटीशन पार नहीं कर पाए हैं, ये अव्यवस्था के लक्षण है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्षमता अध्ययन और वातावरण पर है, अवसर व्यवस्था पर। तो कैसी व्यवस्था है उसके अनुसार अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि मानवीय व्यवस्था है तो सबको अवसर उपलब्ध रहता है, यदि अमानवीय व्यवस्था है तो कुछ कुछ लोगों को अवसर रहता है, कुछ को अवसर नहीं रहता है। साधन उपलब्धि के ऊपर और अनिवार्यता वर्तमान। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो संस्कार तात्पर्य पूर्वक, तो तात्पर्य का मतलब यदि अमानवीयता है ना, संस्कार तीन ही प्रकार का है, मानवीय है या अमानवीय है या अतिमानवीय है ना। तो उसी के अनुसार अध्ययन है, उसी के अनुसार निपुणता कुशलता पांडित्य। मान लीजिए कि अमानवीयता का संस्कार है तो अध्ययन भी अमानवीयता का है, निपुणता कुशलता पांडित्य भी उसी के अर्थ में। तथा वातावरण विशेषकर मानवकृत है। मानवकृत मतलब जिसको हम लोग शिक्षा संस्कार आदि बोलते हैं, सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था के रूप में मानवकृत है, ऐसा भी। तो मानवकृत वातावरण ही व्यवस्था है। अध्ययन क्रम में मानवीयता में संस्कार शिक्षा एवं व्यवस्था की एक सूत्रता। मानवीयता क्रम में जो शिक्षा संस्कार है और जो व्यवस्था है यानी उत्पादन विनिमय स्वास्थ्य संयम और न्याय सुरक्षा व्यवस्था, इनकी एक सूत्रता, इसमें मानवीयता है। अमानवीयता में क्या होगा तो शिक्षा और व्यवस्था के बीच में एक सूत्रता नहीं होगी, उसका अत्याभाव होगा। अति मानवीयता में क्या होगा तो मानव स्वतंत्रता पूर्वक एक सूत्रता सहित प्रमाण के रूप में रहेगा। तो ये तीनों प्रकार के जो तात्पर्य में, एक में एक सूत्रता है, एक में एक सूत्रता का अभाव है, और अति मानवीयता में स्वतंत्रता पूर्वक एक सूत्रता है। यही अभ्यास का प्रधान तात्पर्य है, अर्थात संस्कार संपन्न होना अभ्यास का फलन है। जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। अजागृत अथवा भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है। आसक्ति तो पता है ना, आसक्ति विवेक का उत्सर्ग ही अनासक्ति सूत्र है। विवेक का उत्सर्ग ही वस्तुगत और वस्तु स्थिति सत्य का प्रचोदन, यथार्थ ग्राही एवं प्रसारण योग्य क्षमता है।
विवेक का उत्सर्ग ही वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य का प्रचोदन, यानी प्रचोदन का मतलब ज्ञान को प्रकट करना, अभिव्यक्त कर पाना, उसको प्रचोदन क्रिया कहते। इसीलिए लिखा ग्राही एवं प्रसारण योग्य क्षमता के रूप। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का अनुभव ही यथार्थता ही अनासक्ति है। तो जैसे ही हमको वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है, आसक्ति से मुक्ति हो जाती है। वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्यता का अनुभव करने के लिए ज्ञानावस्था की इकाई पात्र है। इसकी चरितार्थता ही चारों आयाम की पूर्ण तृप्ति है। ठीक है, तो पहले ये कहा कि मानवीयता में शिक्षा, संस्कार और व्यवस्था में एक सूत्रता है, अमानवीयता में एक सूत्रता का अभाव है पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों के बीच में। अति मानवीयता में स्वतंत्रता पूर्वक एक सूत्रता है। फिर ये कहा कि यही संस्कार का तात्पर्य है, यही अभ्यास का फल है। मानव में 122 प्रकार के, यहाँ मानव मतलब जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। अजागृत अथवा भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है, इसीलिए विवेक का उत्सर्ग ही अनासक्ति सूत्र है। तो जैसे ही हमको विवेक की समझ आती है, यानी व्यवहार में जीने की समझ आती है, वैसे वैसे हम कर्तव्य दायित्व भाव के साथ संबंध निर्वाह की निरंतरता में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उसी के साथ आसक्ति से मुक्ति हो जाती। तो विवेक जैसे जैसे बढ़ता है तो उससे हमारी यथार्थ ज्ञान ग्रहण करने की और प्रसारण करने की क्षमता का विकास होता जाता है। उसी को प्रचोदन क्रिया कहते हैं। वस्तु स्थिति वस्तुगत सत्य का अनुभव ही यथार्थता है। वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्यता का अनुभव करने के लिए ज्ञानावस्था की इकाई पात्र है, जिसकी चरितार्थता ही चारों आयाम की पूर्ण तृप्ति है। फिर आगे कहा कि मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, क्योंकि न्याय पूर्वक ही मानव स्वतंत्र होता है। यदि किसी परिवार में अन्याय है तो हर व्यक्ति परतंत्र रहता है। समाज में अन्याय है तो भी परतंत्रता है। तो न्याय पूर्वक ही मानव में स्वतंत्रता की चरितार्थता है। न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, ऐसा भी बोल सकते। यही सामाजिकता का प्राण और त्राण है। अमानवीयता यानी पशु मानव, राक्षस मानव स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। मानवीयता पूर्ण मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का प्रमाण है और ऐष्णा त्रय सहित उपकार करता है। देव मानव स्वतंत्रता का प्रमाण है एवं लोकेशना सहित उपकार करता है। अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव पूर्ण स्वतंत्र है, ऐष्णा मुक्त विधि से उपकार करता है। ये तीनों की बात आ गई, इसको हम लोग काफी विस्तार से समझ चुके हैं व्यवहार दर्शन में भी। फिर ये कहा कि स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। तो स्वतंत्रता का प्रमाण क्या है कि जो संवेदनाएं हैं वो संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित होती। प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आसुक, कल्पनाशील और इच्छुक है। न्याय धर्म सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए तंत्रित और नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। तो जी किस रूप में है? तो व्यापक में अनुभूत आत्मा, आत्मा के संकेतानुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेतानुरूप चित्त, चित्त के संकेतानुरूप वृत्ति, वृत्ति के संकेतानुरूप मन, जो क्रम से अनुभव, बोध, इच्छा, विचार एवं आशा है। यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत
लोकानुरूप आशा है। लोक का मतलब है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में है, उसको लोक कहते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जो इंद्रिय संवेदनाओं का जो लोक है, उसके अनुरूप आशा एवं कल्पनानुरूप इच्छाएं। तो ये जो लोकों की जो कल्पना है, उसके अनुरूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप है। जबकि परतंत्रता मानव सहज वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है। ये कह रहे हैं कि बाबा जी कह रहे हैं कि जो परतंत्रता है वो मानव सहज वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं। मध्यस्थ क्रियापूर्ण जीवन ही स्वतंत्र है। मध्यस्थ क्रियापूर्ण जीवन यानी अनुभव संपन्न आत्मा। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। तो स्वतंत्रता की जो संभावना है वो कैसे दिखेगी? तो मानव उत्पादन में नियम पूर्वक, व्यवहार में न्याय पूर्वक, विचार धर्म पूर्वक या समाधान पूर्वक और सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक मध्यस्थ पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थ पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है और यही सम व विषम का नियंत्रण है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है। इसके प्रमाण परंपरा में दिव्य जीवन सहज मानव है। मध्यस्थ पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में है, यही सम व विषम का नियंत्रण है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना, मध्यस्थ जीवन की संभावना का मतलब है जब आत्मा के प्रकाश में जीवन क्रियाएं नियंत्रित हो जाती, उसको मध्यस्थ जीवन हो। और उसी का परावर्तित रूप जो है न्यायपूर्ण उत्पादन, नियम पूर्व उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार और सह अस्तित्व में अध्ययन के रूप में है ना प्रमाण है। इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य जीवन सहज मानव है। तो नियम न्याय धर्म सत्य ही ज्ञान है। जिसको ज्ञान कह रहे हैं वो नियम न्याय धर्म सत्य रूपी स्थिति बता है। इसको कई बार हम लोग ऐसा भी प्रकट करते हैं कि प्रकृति प्रकृति संबंध के रूप में नियम, मानव मानव संबंध के रूप में न्याय, मानव प्रकृति संबंध में धर्म और प्रकृति व्यापक संबंध में सत्य। तो इस रूप से जो सह अस्तित्व जो परम संबंध है उसी का प्रकटन नियम न्याय धर्म सत्य रूपी संबंध में है, जो सह अस्तित्व का ही प्रकटन प्रकाशन है। तो नियम न्याय धर्म सत्य ही ज्ञान है। मध्यस्थ क्रिया ही इसका उद्घाटन करती है। इसमें पूर्ण निष्णात होने तक जागृति क्रम है, यही अभ्यास है। तो अभ्यास का मतलब है कि हम नियम न्याय धर्म सत्य रूपी जो ज्ञान है, जो फिर जीने में विवेक और विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। तो विवेक और विज्ञान में निष्णात हो जाना या नियम पूर्ण उत्पादन में निष्णात हो जाना, न्यायपूर्ण व्यवहार में निष्णात हो जाना, धर्मपूर्ण विचार में निष्णात हो जाना, सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति संप्रेषणा में निष्णात हो जाना। तो यही मध्यस्थ क्रिया ही उसका उद्घाटन। इसमें निष्णात होने तक जागृति क्रम है, यही अभ्यास है। ठीक है भैया, एक प्रश्न था। ये यहाँ लिख रहे कि मध्यस्थ क्रियापूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है। तो जो हम अनुभव संपन्नता की बात करते हैं, तो क्या वो केवल अनुभव संपन्नता के बाद ही मानव, देव मानव और दिव्य मानव पद है, कि केवल दिव्य मानव पद, अनुभव संपन्नता की बात हम केवल दिव्य मानव पद में कर रहे हैं? देखिए, इसको ऐसे समझिए आप कि यदि नियम पूर्ण उत्पादन है तो अभी जो मानव पर्यावरण के प्रभाव में अपने को विवश महसूस कर रहा है ना, परतंत्र महसूस कर रहा है,
मतलब जैसे हमने प्रदूषण नहीं फैलाया लेकिन हम प्रदूषण को भोग रहे हैं, क्योंकि उत्पादन जो है वो मानव परंपरा में स्थापित नहीं हुआ। तो यही तो परतंत्रता है। उसी तरीके से न्यायपूर्ण व्यवहार है। यदि मानव परंपरा में न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है तो दूसरे गलती करते हैं, उसको भोगते सभी लोग हैं, है ना। जैसे कोई आतंक फैलाता है, जैसे मान लो परिवार में मैरिज रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स हो गया तो पूरा परिवार उससे सफर करता है ना। यानी अन्याय जहां भी होगा, किसी भी संबंध में अन्याय होगा, उसमें बाकी पूरा परिवार सफर करता है, उसी को परतंत्रता बोल रहे हैं ना। तो जो गलतियां करी नहीं, जैसे मान लो पति पत्नी में डाइवोर्स हो गया, बच्चों ने तो कोई गलती भोग रहे हैं, है ना। तो इसी का नाम गुलामी है, जिसको हम लोग गुलामी कह रहे हैं, परतंत्रता कह रहे हैं। उसी प्रकार यदि विचार जो है समाधान यानी व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, व्यवस्था यानी स्थिति गति के अर्थ में यदि विचार का नियोजन नहीं होता है, तो विचार बंधन है ना। विचार समाधान तक पहुंचता नहीं है। इस रूप में विचार बंधन यानी विचार का पूर्ण ना हो पाना, यही विचार का बंधन या परतंत्रता है, वैचारिक परतंत्रता है। उसी प्रकार से सहअस्तित्व है। यदि हम सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण की बजाय यदि हम आदर्शवादी भौतिकवादी तरीके से सोचते हैं, तो आदर्शवाद से हम रहस्य में जाते हैं। रहस्य में हमको तृप्ति नहीं है, इसलिए आदर्शवाद एक जगह जाके परतंत्रता का बोध या हीनता का बोध, दीनता का बोध कराता है ना। इसलिए जितनी भी स्तुतियां हैं, आदर्शवादी स्तुतियां हैं, सब में हीनता दीनता का ही चित्रण है, जो एक प्रकार की परतंत्रता की ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से भौतिकवाद है। भौतिकवाद जो है वो द्वंद्व या संघर्ष केंद्रित चिंतन है। तो उसके आधार पे यदि हम मानव के विचार व्यवहार और उत्पादन को देखते हैं, वो सब में संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष जो है वो अपने आप में तृप्तिदायक नहीं, इसलिए परतंत्रता है। तो मध्यस्थता को समझना पड़ेगा स्वतंत्रता को समझने के लिए। तो मध्यस्थ क्रिया क्या है? तो नियम न्याय धर्म सत्य ही वही मध्यस्थ है। जैसे उत्पादन में मध्यस्थ नियम है, व्यवहार में मध्यस्थ जो है न्याय है, विचार में मध्यस्थ समाधान है, सह अस्तित्व में जो मध्यस्थ है वो सत्य है। सह अस्तित्व रूपी जो परम सत्य, इसीलिए सह अस्तित्व को परम सत्य बोला है, क्योंकि उसमें मध्यस्थ सत्य है। तो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में ही मानव में ज्ञान है। यदि नियम की समझ नहीं है, न्याय की समझ नहीं, धर्म की समझ नहीं है, सत्य की समझ नहीं है, उसी को अज्ञान करें। ज्ञान ही व्यवहार और व्यवसाय में विज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में उद्घाटित होता है, प्रकट होता है। तो इसमें निष्णात हो जाना ही जागृति है, यही स्वतंत्रता है, यही अभ्यास है। ऐसा अभी स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी भैया, ये हाँ जी, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने समझाया। हाँ, पर अभी मेरा फिर भी मुझे एक प्रश्न तो बहुत समय से है भैया, कि ये जो अनुभव संपन्नता की हम बात करते हैं ना, क्योंकि अनुभव संपन्नता के बाद ही मतलब वो दृष्टा पद में और फिर उसको प्रमाणित करते हैं जागृति के रूप में, ऐसा। तो मुझे बहुत समय से ये कंफ्यूजन है कि वो अनुभव संपन्नता की बात हम कौन से पद में करते हैं, मतलब मानव पद से ही वो शुरू हो जाता है कि वो दिव्य मानव पद मतलब उसमें ही होगा वो, ये नहीं, है तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम अभी जहां पर हैं, हम लोग अभी जीव चेतना में है ना, अमानवीयता में है और मानवीयता की ओर निष्ठा है, ऐसा है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है विचार से। तो सबसे पहले विचार में समाधान आता है। विचार में समाधान आने से हमको धर्मपूर्ण विचार की अनुभूति होती है। विचार में समाधान व्यवहार में जो है न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में आता है। तो हम न्यायपूर्ण व्यवहार का पहले अभ्यास करते हैं शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक। तो शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक करते हैं तो हमको शिष्ट मूल्यानुभूति होती है। शिष्ट मूल्यानुभूति की निरंतरता में स्थापित मूल्यानुभूति होती है ना। इस तरीके से
इसके बाद जब ये दो चीजें स्थापित हो जाती हैं, धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार, तभी हम नियम पूर्ण उत्पादन कर पाते हैं। उससे पहले तक उत्पादन करते हैं ना, उत्पादन करते रहते हैं, लेकिन वो नियम पूर्ण नहीं होता है, इसलिए मानव परंपरा समृद्ध नहीं होती। तो नियम पूर्ण उत्पादन पूर्वक हर परिवार जो है वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो यही क्रमशः जिसको हम कहें अनुभूति क्रम है, इसी के समुच्चय के रूप में अनुभव है, जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं। तो पहले हम विचार में समाधान के रूप में निष्णात होते हैं या अनुभव संपन्न होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर व्यवहार में न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में अनुभव संपन्न होते हैं। फिर इसके बाद उत्पादन में नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में अनुभव संपन्न। इस रूप में अनुभव को समझा है, मैंने तो ऐसे ही समझा है। बहुत बढ़िया भैया, ये काफी क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसा सोचता है कि विचार में समाधान से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विचार में समाधान हो गया तो सब उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं। विचार में जो समाधान हो गया वो व्यवहार में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के साथ ही हमको न्याय का अनुभव भी होगा और हम विचार में समाधान संपन्न हुए इसको प्रमाणित भी करेगा। तो जैसे ही जो समाधानात्मक विचार है जब वो व्यवहार में प्रमाणित होता है, उसी से समाधानात्मक विचार के ऊपर विश्वास बनता है। उससे पहले विश्वास नहीं बनता है, आश्वस्त हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि विचार तर्कपूर्ण है और इस विचार पूर्वक जो है सभी चीजों का समाधान है, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो प्रमाणित होता है तब विश्वास होता है। उससे पहले हम आश्वस्त होते हैं, विश्वस्त होते हैं। ऐसा आश्वस्त और विश्वस्त पूर्वक ही हम विश्वास को प्राप्त करते हैं जब वो प्रमाणित होता है। तो विश्वास का होना ही अनुभव है। हेलो भैया। हाँ जी। हाँ, जैसे आप ये बोल रहे हैं तो इसके अंदर में जैसे कि जो सह अस्तित्व ही अस्तित्व है, जो इसकी जो दृढ़ता है और जो इसकी संकल्प है, जो ये निष्ठा है इसकी, जो वो जब तक जैसे वो जब होती है तो उसके अंदर में फिर थोड़ा तेजी जैसे आना व्यवहार के अंदर में, विचार के अंदर में। तो जब तक हम नहीं, तो इसमें एक मुझे पर्सनल अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि थोड़ा समय इसके अंदर में जाता है। फिर जैसे ये सूचना जैसे हमें मिली कि सह अस्तित्व ही अस्तित्व है और इसके अंदर में नियम न्याय धर्म सत्य है, ये इसका जो अनुभव है वो वाली जो बात जब समझ में आती है ना, तो फिर विचार के अंदर में भी वो गति बनती है। पहले आपको जो सूचना मिली है ना, वो सूचना में न्याय थोड़ी है, न्याय तो जिन्हें में होता है ना। सूचना तो न्याय नहीं है ना, सूचना समाधान भी नहीं। सूचना का हमने विश्लेषण कर लिया, उसकी विवेचना कर ली, उसके साथ तर्क सम्मत हो गए, है ना। सूचना समझ में आ गई, जिसको हम कहें समझ में आ गई, तब हम कहेंगे विचार में समाधान हो गया। लेकिन इसका विश्वास कब आएगा? जब वो समाधान पूर्वक जी पाएंगे। तो कहाँ जिएंगे? तो संबंधों में जी पाएंगे, है ना। परिवार में जी पाएंगे, परिवार समाज में जी पाएगा, तभी समाधान हो गया है ये सिद्ध होगा, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं तो वही परंपरा में जहां अटके थे वहीं पहुंच गए ना। किसी आदमी ने घोषणा कर दी कि उसको तो सब प्राप्त हो गया, अब वो व्यवहार में दिख नहीं रहा है किसी के, है ना। तो लोग किसी का आचरण देख के, मतलब किसी की उपलब्धि देख के ऐसी मान्यता बना लेते हैं। मान लो किसी ने ऐसा धर्म ग्रंथ लिख दिया, उस धर्म ग्रंथ की विद्वता को देखकर हमको ऐसा लगता है कि आदमी जो है कुछ तो इसको मिल गया है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो वैसी एक मान्यता बन जाती है उस व्यक्ति के बारे में। प्रमाण तो तभी आएगा जब उसका हम न्यायपूर्ण व्यवहार देख लेंगे, या वो खुद भी देख लेगा। यदि वो खुद नहीं देखेगा तो उसमें भी विश्वास नहीं आएगा।
ऐसे व्यक्ति में फिर पुनः अनुसंधान शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि यदि जो विचार प्रमाणित नहीं होता है उस विचार में तृप्ति नहीं है। नहीं, मेरा इसलिए इसमें ऐसे लोग, इसीलिए परंपरा बार बार जो है अनुसंधान के लिए प्रवृत्त होती है, क्योंकि उसमें तृप्ति बिंदु को पहचाना। हाँ जी बोलिए। मेरा इसमें इतना ही कहना था कि जैसे कि जब ये कन्विक्शन होती है ना कि सह अस्तित्व ही अस्तित्व है, तो उसके लिए जैसे कि विचारों के अंदर में आना और न्याय की तरफ। कन्विक्शन जो है एक मान्यता है, आपने मान लिया है। कन्विक्शन का मतलब है कि हमने मान लिया कि नागराज जी कह रहे हैं इसलिए सही कह रहे हैं, ऐसा मान लिया। अब ये जो माना हुआ है उसको जान लिया है, वो विचार में समाधान है। जो कुछ हमने जान लिया है वो जीने में प्रमाणित होता है। जीने में प्रमाणित होने के बाद उसकी निरंतरता बनती है, तभी अनुभव है वो, नहीं तो अनुभव नहीं है। वो माना हुआ है, कन्विक्शन है ना। भैया जानना मतलब विचार में होना, विचार में समझ लेना, जानना है और तब आचरण में आना है, या न्याय पूर्वक जीते हुए फिर विचार में वो समाधानित होगा। भाई पहले तो जानने की घटना जीवन में ही होगी ना जी। तो विचार में, जीवन में कहाँ, विचार में। हाँ, जीवन में मतलब उसकी शुरुआत विचार से होगी जी। विचार आयाम जब तृप्त होगा उसी का नाम समाधान है ना। विचार पूर्ण हो गया। विचार किस रूप में है? श्रवण मनन के रूप में है। श्रवण मनन पूर्वक है ना हम तर्क सम्मत हो गए, या जो भी सूचना है उसके साथ तदाकार हो गए, है ना। यानी उसके अर्थ को हमको स्वीकार हो गया। जो तो बात कही गई है अभी उसकी तक जीने में अर्थवत्ता नहीं आया है भैया। अभी जीने में नहीं आया है। तो जीने में नहीं आया है तो विश्वास नहीं होगा। आश्वस्त रहेंगे हम, आश्वस्त रहेंगे, है ना। लेकिन विश्वास नहीं होगा और प्रमाण भी नहीं होगा और जागृति भी नहीं होगी। तीनों चीजें हम केवल आश्वस्त हो गए। तर्क सम्मत विधि से हम आश्वस्त होते हैं ना, विश्वस्त होते। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हमको हो जाता है। लेकिन जब जीने जाते हैं तब वो उसकी पुष्टि होती है ना। जीने में जो कुछ हमने समझा है उसकी पुष्टि होती, वही प्रमाण है जिसको हम लोग प्रमाण कहते हैं। प्रमाण होते ही विश्वास हो जाता है। अनुभव से पहले प्रमाण नहीं है, या जितना सुने तो अनुभव से पहले प्रमाण नहीं है भैया। प्रमाण ही अनुभव है। तो जो विचार यदि प्रमाणित होता है तो वो अनुभव है, प्रमाणित नहीं होता तो अनुभव नहीं है। यदि कोई जीने में प्रमाणित नहीं हो रहा है तो अनुभव है कैसे कहेंगे। मान लीजिए बाबा जी का भी जो भी सूचना है यदि जीने में प्रमाणित नहीं होता है तो बाबा जी का ये अनुभव है कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध नहीं होगा। फिर हम उसी जगह पे आ जाएंगे आदर्शवाद में कि बाबा जी का आचरण और वांग्मय जो भी उनकी वैचारिक प्रस्तुति है वो आदर्श हो जाएंगे, क्योंकि जीने में प्रमाणित नहीं हो रही, तो आदर्शवाद हो गया। ठीक है, तो फिर अनुभव का कोई अर्थ नहीं है ना। इसलिए अनुभव का मतलब है जीने में प्रमाणित हो रहा है तो अनुभव है, जीने में प्रमाणित नहीं हो रहा है तो अनुभव नहीं है। भैया जैसे मैं एक बार फिर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मैं विश्वस्त हो गया, दर्शन को मतलब तार्किक रूप से समझ पाया, अब जीने के लिए चला, तो तुरंत तो अनुभव नहीं होगा, धीरे धीरे प्रमाणित होगा, जिसको साक्षात्कार भी कह रहे हैं कि हर चीज का साक्षात्कार होना, तो वो क्रम से होगा और एक समय आएगा जब वो साक्षात्कार पूरा होगा तो अनुभव वाली। जिस समय साक्षात्कार पूरा होगा तभी तो अनुभव होगा ना, जब अवधारणा की परिपुष्टि हो जाएगी। जैसे न्यायपूर्ण व्यवहार की एक अवधारणा है, तो वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में एक अवधारणा को प्रस्तुत किया है बाबा जी। ठीक है ना। तो वो अवधारणा जीने में प्रमाणित होती है तभी हम कहेंगे कि अनुभव है या साक्षात्कार है। अब ये साक्षात्कार नहीं जिसको बोध कह रहे हैं, बोध है, नहीं तो बोध भी नहीं है। बोध नहीं है तो अनुभव भी नहीं है। हमने मान लिया
हमने मान लिया कि नागराज जी क्योंकि इतने बड़े साधक थे मान लिया। आश्वस्ति के बाद भैया जब हम आचरण में लाते हैं तो वो एक क्रम है, एक अवधि होगी, उसके बाद अनुभव की स्थिति आएगी, या आश्वस्ति के बाद जैसे ही आश्वस्त हो गए तो हम प्रमाण में चले जाएंगे, ऐसा तो है? भैया जैसे आप अध्ययन में है ना, अध्ययन में एक क्रम है कि नहीं? जी। अध्ययन में एक क्रम है, पहले शब्द हैं, फिर उनके अर्थ हैं, फिर परिभाषाएं हैं, परिभाषा से अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं से दर्शन है। एक क्रम है ना इसमें। ठीक है। जिसको हम लोग कह रहे हैं शब्द, अर्थ, परिभाषाएं, अवधारणाएं, है ना, और दर्शन। दर्शन के बाद अनुभूति, अनुभव, जिसको कह रहे हैं, ये क्रम है। तो जब भी हम किसी भी वांग्मय को पढ़ते हैं या किसी भी किताब को पढ़ते हैं या किसी भी विद्या को समझते हैं, है ना, तो उसका एक क्रम है। पहले उसकी भाषा से परिचित होते हैं, शब्दों से परिचित होते हैं, फिर वो शब्दों से परिचय के साथ उनके अर्थ में जाते हैं जो परिभाषा पूर्वक होते हैं। जैसे बाबा जी ने जो भी शब्दों का उपयोग किया है उनको परिभाषित किया है। फिर ये परिभाषाएं एक सूत्रता में स्पष्ट होती है ना। परिभाषाओं की का जो क्रम है ना जी, वो जुड़ता है, तो वो जुड़ता है। तो जब ये जुड़ जाता है उसी को साक्षात्कार कह रहे हैं जी। है ना, जिसको कह रहे हैं कि सारा अनुक्रम स्पष्ट हो गया, वही साक्षात्कार है। तो फिर अभी साक्षात्कार हो गया और जीने में नहीं आया जी, तो इसका मतलब जोड़ना नहीं हुआ है, मानना हो गया है ऐसा। तो जैसे ही हमको साक्षात्कार होता है तो जीने में निष्ठा बन जाती है। इसको इसी क्रम में ही लिखा है, ये जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था ना, कि जैसे स्वीकृति से संकल्प, अब हमको स्वीकृति हो गई, क्या हो गई, जिसको हम कह रहे हैं कि साक्षात्कार हो गया, उससे संकल्प बन गया, संकल्प से निष्ठा बनी। क्या निष्ठा बनी? अब हमको जीना है, तो निष्ठा से प्रतिबद्धता बनी, तो हम उसके प्रति न्यायपूर्ण उत्पादन के नियमपूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार के प्रति प्रतिबद्ध हो गए, है ना। प्रतिबद्धता ही जब जीने में प्रकाशित हुई तो प्रबुद्धता हो गई। प्रबुद्धता जब पूरी हो गई तो बोध हो गया, बोध हुआ तो पुनः संकल्प बना, है ना। संकल्प बना तो क्षमता बनी। कैसे बना? जब हम एक संबंध में जी लिए तो हमारा संकल्प बना कि परिवार में भी हो सकता है, समाज में हो सकता है, राष्ट्र में, इस रूप में संकल्प बनाया। संकल्प से क्षमता बनी, तो जो व्यक्ति की क्षमता थी वो परिवार की क्षमता हो गई, परिवार की क्षमता समाज की क्षमता हो गई, है ना। समाज की क्षमता राष्ट्र की क्षमता, राष्ट्र की क्षमता अखंड समाज की क्षमता हो गई। तो ये जो क्षमता का बढ़ना है ना, यही जागृति है। तो न्याय क्षमता पहले एक व्यक्ति में हुई जिसका बोध हो गया उसको, है ना, बोध पूर्वक उसके अंदर संकल्प हो गया, यानी न्याय तो यही है, ऐसा संकल्प हो गया, निश्चय की निरंतरता की। तो न्याय पूर्वक जीता है, उससे परिवार में क्षमता बनती है ना। परिवार में न्याय की क्षमता आ गई, परिवार में न्याय की क्षमता आती तो परिवारों की परस्परता में न्याय की क्षमता आती। इस क्रम से जागृति स्पष्ट होती है ना। जागृति स्वीकृति एवं प्रमाण है। तो जागृति के प्रति स्वीकृति रहती है क्योंकि वो प्रमाणित है, इसलिए प्रमाण में कोई शंका नहीं कर सकता ना। प्रमाण में शंका की जगह नहीं है। प्रमाण से पहले तक शंका है, संदिग्धता है, आशंका है। प्रमाण के बाद क्या होगा? जैसे हम लोग अभी लेबोरेटरी में किसी चीज को प्रमाणित कर देते हैं, कहते हैं साइंस जो है वो प्रामाणिक है क्योंकि आप भी करके देख सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोडियम को पानी में डालते हैं तो उससे जो है वो पानी में जलने लगता है ना। तो अभी किताब में पढ़ लिया, इसको प्रयोग करके देख लिया, मैंने भी देखा तब भी वैसे ही हुआ, दूसरे ने देखा तब भी वैसे ही, है ना। तो इसको कहते हैं ये प्रमाण है। अब इस पे क्या शंका करोगे, ऐसे ही होता है। तो इसलिए जागृति प्रमाण पूत होती है ना, और जब प्रमाण है तो स्वीकृति है। तो यही क्रम है जिस क्रम को हमको समझना है, ठीक है। इसी आज मान लीजिए कोई चीज की उन्होंने व्यवहारिक रूप में फिर ये बता।
आज जैसे पठन हुआ, कोई है? चीज स्पष्ट हुआ, आज की तारीख में कोई चीज स्पष्ट हुई, तो उसको हम हाँ, साक्षात्कार नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो स्पष्टता हुई है। स्पष्टता का मतलब क्या हुआ कि सच्चाई जो भास में थी उसका आभास हो गया, या सच्चाई आभास में थी उसकी प्रतीति हो गई। तो स्पष्टताएं क्रमशः भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति के रूप में है। ऐसा ठीक है। पहले हमने कुछ माना हुआ था, उसको जानने की क्रिया हो गई, ये स्पष्टता है। फिर जब हमने जिसको जाना था उसको मान लिया, उसको हम जीने में पहचान पाए, तो और स्पष्टता हो गई, है ना। तो ये क्रमशः है, मानने से जानना, जानने से पहचानना, पहचानने से निर्वाह करना, इस रूप में स्पष्टता बढ़ती। और फिर स्पष्टता पूर्ण हो गई, क्योंकि जानना मानना पहचानना पूरा हो गया। तो जानना मानना पहचान चुके हैं, इसी को तो अवधारणा कह रहे हैं, यानी अवधारणा पूर्ण हो गई। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो और भी डिस्कस कर सकते। भैया इसमें जैसे आपने बोला कि इसको अपन ने शब्द के रूप में अध्ययन को पढ़ा, फिर उसको अर्थ के रूप में समझा, फिर परिभाषाओं के रूप में एक एक चीज को समझ के सारे लिंक को कनेक्ट करके एट दी एंड अपने को साक्षात्कार हुआ। जब सारी लिंक कनेक्ट हो गई, अब जब ये साक्षात्कार हुआ भैया, तो उसके बाद जो जीना है, और जीने में जो न्याय या उत्पादन में जो भी कुछ, या संबंध में जो भी कुछ डिलीवरीज होनी है, वो सब तो अपने आप ही होंगी कि उसको करना पड़ेगा फिर? मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो भी श्रम है, जो भी अपने को करना है, वो केवल विचार को पूर्ण करने में करना है। उसके बाद तो जो भी कुछ होगा वो ऑटोमेटिक टाइप से होगा, स्वाभाविक रूप से। तो आचरण में लाना है, ये सब सही नहीं है, आचरण में आएगा ही, ये बात है। संबंध में आचरण न्याय में प्रमाणित होगा ना, उसके लिए अभ्यास करना है ना। तो अभ्यास केवल विचार का नहीं होता ना, विचार के साथ साथ जो है व्यवहार का भी अभ्यास है। मतलब साक्षात्कार होने के बाद फिर एक प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। अरे भाई, आप जो भी कुछ विचार करते हो ना, तो विचार करते समय जी रहे होते हो ना, तो विचार का परिमार्जन आपके जीने के परिमार्जन में आता ही है, नहीं आएगा? जी जी ऐसा जी। थोड़ी होता है कि जब हम विचार कर रहे हैं तब जी नहीं रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो जीने की निरंतरता है, विचार की निरंतरता है। तो विचार ही जीने में परावर्तित होता है ना। तो जैसे ही विचार परिमार्जित होता है, जीना परिमार्जित हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों साथ साथ चलता है, जिसको हम लोग विचाराभ्यास कह रहे हैं, या जिसको हम अध्ययन कह रहे हैं, अध्ययन अभ्यास साथ साथ चलता है ना। अच्छा, अध्ययन अभ्यास पूर्वक जीना जो है वो निरंतर बना ही रहता है। हम आज भी अपनी स्थिति को पहचाने तो हम एक व्यक्ति भी हैं, और एक परिवार भी हैं, एक समाज भी है, और मानव जाति के रूप में हम मानव जाति के एक अविभाज्य अंग भी हैं। होने की स्थिति में तो हम हैं, पहचानना नहीं हुआ है, है ना। और हमारे अंदर क्रिया की निरंतरता तो है ही, विचार क्रिया, व्यवहार क्रिया और कार्य क्रिया। ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति कार्य से मुक्त है, विचार व्यवहार से मुक्त है, विचार से मुक्त है। तो विचार, व्यवहार, कार्य की निरंतरता, अविभाज्यता के अर्थ में जीने को समझना पड़ता है, उसी को आचरण कहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले हम विचार में समाधानित हो जाएंगे फिर व्यवहार में वो होगा। ये साइमल्टेनियसली होता ही रहता है, परिमार्जन, परिवर्तन, है ना, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो आपका कहना सही है कि वो स्वाभाविक रूप से होता है ना। यदि विचार परिमार्जित होता है तो व्यवहार स्वाभाविक रूप से, विचार के अनुरूप व्यवहार जो है स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। लेकिन फिर भी जो पूर्व अभ्यास होते हैं ना, उनसे मुक्ति पाना पड़ती। कई बार हम विचार में तर्क सम्मत हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्व के अभ्यास होते हैं, जो हमारी परिवार परंपरा के हैं, समाज के हैं, तो उन अभ्यासों से, है ना, उन अभ्यासों, उन प्रकार के पूर्वाग्रहों से या अभ्यासों से मुक्ति पाना पड़ती है ना। उसके लिए भी श्रम लगता, ताकत लगती।
जब एक बार वो प्रमाणित हो जाता है आचरण में, फिर मुक्ति नहीं है, फिर सहजता हो जाती है। तो पहले श्रम लगता है, फिर सतर्कता आती है, फिर सजगता आती है, फिर सहजता हो जाती है। सहजता दिव्य मानवीयता में सहजता। ठीक है, मुझे लग रहा है स्पष्ट हो रहा है ना? जी हाँ? बहुत बढ़िया भैया जी। कहीं कोई शंका हो तो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है। पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति का मतलब क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इसी को पूर्ण जागृति है। तो परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है। तो पूर्ण जागृति क्या है? वो अनुभूति है। भैया कौन सा पेज? अभी जो अपन ने पढ़ा था, नियम न्याय धर्म सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही उसका उद्घाटन है। इसमें पूर्ण निष्णात होने तक ही जागृति का क्रम है। ये पेज नंबर है 12 है ना? 12 है पेज नंबर हमारी किताब में, हमारे। ठीक है, दिख रहा है नहीं? इसके ऊपर वो लाल वाले उसमें लिखा है मध्यस्थ क्रिया जीवन, मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है, मध्यस्थ क्रिया का ही इसलिए स्वतंत्रता की संभावना ये। ठीक है। उसके बाद लिखा है मानव उत्पादन में नियम पूर्वक, व्यवहार में न्याय पूर्वक, विचार में समाधान पूर्वक, है ना, या धर्म पूर्वक, सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक मध्यस्थ पूर्ण होना पाया जाता है। फिर अगला सूत्र लिखा था मध्यस्थ पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में है ही, यही सम विषम का नियंत्रण है, साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है। इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य जीवन सहज मानव है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि नियम न्याय धर्म सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इसका यानी ज्ञान का उद्घाटन है। इसमें निष्णात हो जाना यानी ज्ञान विवेक विज्ञान में निष्णात हो जाना, है ना, होने तक ही जागृति क्रम है, यही अभ्यास है। फिर आगे आया पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति। अमानवीयता में स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा और कल्पना है। देखिए वो कह रहे हैं ना कि अजागृत व्यक्ति में भी जो है सत्य भासता है या ब्रह्म भासता है, ऐसा कहते हैं। किस रूप में रहता है? तो वो आशा और कल्पना के रूप में रहता है। इसीलिए आदर्शवाद भौतिकवाद में की आशा और कामना देखने को मिलती है ना, कल्पना देखने को मिलती है। मानवीयता में कल्पना इच्छा तथा संकल्प, अति मानवीयता में संकल्प एवं अनुभूति पाई जाती है। फिर आगे लिखा है अमानवीयता से असामाजिकता, मानवीयता से सामाजिकता और अति मानवीयता से स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है, जो प्रसिद्ध है। सामाजिकता से संपन्न हुए बिना, सामाजिक संपन्न हुए बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है, क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। विचार सीमा में ही मानव स्वतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि जागृत मानव का मूल मूर्त रूप आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूति और प्रमाण ही है। मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है, क्योंकि पदार्थावस्था के परस्पर उत्सर्ग से प्राणावस्था है, पदार्थावस्था और प्राणावस्था के उत्सर्ग से जीवावस्था है, प्राणावस्था पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था के उत्सर्ग से भ्रमित ज्ञानावस्था है। इसी प्रकार इन चारों के उत्कर्ष से भ्रांत ज्ञानावस्था है। इसके बाद ये लिखा है पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था भ्रमित ज्ञानावस्था एवं भ्रांत ज्ञानावस्था के उत्सर्ग से निर्भ्रांत देव मानवीय पूर्ण अवस्था है। इसी के उत्सर्ग से निर्भ्रांत दिव्य मानवीयता पूर्ण अवस्था है। तो ये क्रमशः उत्सर्ग के रूप में ही प्रेरणाएं बनी रहती हैं। इसी को लिखा है मानवीयता का उत्सर्ग ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है, जो पदार्थावस्था से लेके
निर्भ्रांत देव मानवीयता के उत्सर्ग के रूप में निर्भ्रांत दिव्य मानवीयता पूर्ण अवस्था प्रसिद्ध है। फिर आगे कहा कि चैतन्य क्रिया ही भैया एक ये पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सहअस्तित्व में अनुभूति है, उसमें आपने बोला पूर्ण जागृति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो जब भी हम पूर्ण जागृति की बात करते हैं मतलब दर्शन में, तो वो परंपरा के अर्थ में वो शब्द का यूज है कि किसी मतलब एक मानव की बात कर रहे हैं कि उस मानव जो है वो पूर्ण जागृत हो गया, तो ये किस संदर्भ में इसको समझा जाए? मानव में अनुभूति होती है, अनुभव होता है ना। एक व्यक्ति में है ना, जो बाबा जी की विधि से, अनुसंधान विधि से अनुभव संपन्नता होती है। जागृति तो जीने में ही प्रमाण के रूप में रहती। समझ में आया? अनुभव और प्रमाण, अनुभव स्थिति में है, प्रमाण जो है अभिव्यक्ति में है। अनुभव का परावर्तित रूप ही प्रमाण है, प्रमाण ही जागृति है। प्रमाण नहीं है तो जागृति क्या है? तो जिसको पूर्ण जागृति कह रहे हैं वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ है ना, जो अति मानवीयता है उसको कह रहे हैं पूर्ण जागृति। इसीलिए लिखा है कि अति मानवीयता में स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है। इसी वाले का अंतिम बिंदु है ना, अति मानवीयता में स्वतंत्रता राज्य प्रमाणित होता है, जो प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद ये भी लिखा कि सामाजिकता के बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव ही नहीं है, इसलिए सामाजिकता अनिवार्य है। सामाजिकता का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है ना सामाजिकता। सामाजिकता का मतलब होता है जब परिवारों की परस्परता में एक सूत्रता स्थापित होती है। उससे पहले परिवार है, परिवार को सामाजिकता नहीं कह रहे हैं। सामाजिकता इसीलिए सामाजिक जो नियम है वो परिवारों की परस्परता में, सामाजिक नियम जिसको हम लोग स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, वो परिवारों की परस्परता में सामाजिक नियम है। सामाजिक नियमों का उद्देश्य जो है अखंड सामाजिकता को पाना है। तो सामाजिकता जो है अखंड समाज के रूप में आचरण है। तो यदि अखंड समाज के रूप में आचरण संपन्नता होती तभी वो अति मानवीयता को पाना संभव होता है, नहीं तो अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है। जी भैया, समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी भैया। तो इसीलिए जो अनुभव जिसको कहते हैं वो तो जीवन में होता है, और जागृति जो है वो मानव परंपरा में होती है। ये जैसे लिखा ना, ये उत्कर्ष के अगला वाला जो सूत्र लिखा है, चैतन्य क्रिया की जागृति पूर्वक, जागृति एवं जागृति पूर्ण, चैतन्य क्रिया ही जागृति पूर्वक कामा लगेगा, जागृति एवं जागृति पूर्ण संस्कृति एवं सभ्यता को प्रकट करती है। अब ये जो संस्कृति सभ्यता है ये तो अखंड समाज में ही होता है ना। संस्कृति सभ्यता व्यक्ति में थोड़ी होता है। व्यक्ति में जब वो व्यक्ति संस्कृति के अनुरूप जिम्मेदारियों का वहन करता है ना, तब वो उसको अपन सभ्यता कह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है जिम्मेदारी का वहन करता है तब उसमें सभ्यता का प्रकटन होता है। यानी जैसे माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं, है ना, परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं, जो कर्तव्य दायित्व निर्वाह की निरंतरता के रूप में रहते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि वो सभ्य हैं। यदि वो बच्चे पैदा कर दिए और जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते तो असभ्य हैं। उसी तरीके से एक परिवार जो है समाज की जिम्मेदारी को स्वीकारता है, तब वो अपनी समृद्धि को सदुपयोगता विधि से समाज अर्थ में नियोजित करता है, तब हम कहेंगे कि भाई ये सभ्यता है। लेकिन अगर वो अपनी समृद्धि को नियोजित नहीं करता है, अपनी समझ को नियोजित नहीं करता है ना, तो उसमें सभ्यता का प्रकटन नहीं है। तो इसलिए ये जो जागृति पूर्ण संस्कृति सभ्यता जो है ना, ये जीने में ही प्रमाणित होती है।
जैसे जैसे हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पे जीते जाते हैं, वैसे वैसे संस्कृति सभ्यता जो है वो क्रम से प्रकट होती जाती है। वही, यही जो संस्कृति सभ्यता है वही विधि व्यवस्था का आधार बनती है। ठीक है। फिर आगे कहा गया कि संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां की जाती हैं, देखिए यहाँ लिखा ना संपूर्ण समाज, तो समाज का मतलब है कि जब परिवारों की परस्परता में व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में एक सूत्रता स्थापित हो जाती है, उसको समाज कह रहे हैं। तो ऐसी एक सूत्रता संपन्न जो समाज है उन सबको मिला के संपूर्ण समाज यानी अखंड समाज कहते हैं। तो संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां होती हैं वे संस्कृति के रूप में प्रत्यक्ष हैं। वर्तमान में उनका अनुशीलन क्रिया सभ्यता के रूप में है। तो सभ्यता, अनुशीलन का मतलब है बोध क्रम में नियंत्रण को पहचानना। तो पहले व्यक्ति में नियंत्रण, फिर परिवार में, समाज में नियंत्रण, फिर इसके बाद अखंड समाज में नियंत्रण और फिर सार्वभौम व्यवस्था में नियंत्रण। इस रूप में क्रम से नियंत्रण को पहचानना ये अनुशीलन है, जो क्रम से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के में सभ्यता का प्रकटन है। फिर इसको आगे और स्पष्ट किया। देखिए व्यक्तिगत रूप में जो समय हो गया है, इस सूत्र को पढ़ देते हैं बस। व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है वही परिवार में आचरण, वही समाज में आचरण एवं संस्कृति, राष्ट्र में संरक्षण, सभ्यता एवं व्यवस्था और अंतर्राष्ट्र में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण प्रसिद्ध है। तो व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है, यही प्रवृत्ति यानी जिसको अपन कह रहे हैं समझदारी, समझदारी ही परिवार में आचरण के रूप में, यही जो आचरण है वो समाज में आचरण सहित संस्कृति के रूप में, और समाज में जो आचरण और संस्कृति है वही राष्ट्र में उसका संरक्षण यानी आचरण और संस्कृति के संरक्षण सहित सभ्यता एवं व्यवस्था, और अंतर्राष्ट्र में जो संस्कार, आचरण, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था जो है वह अंतर्राष्ट्र में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण है, ऐसा इसमें स्पष्ट किया गया। तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। क्रमशः मानव अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए प्रेरित है। तो इसको भी अनुभव का जो अनुक्रम है ना वो भी स्पष्ट कर दिया। पहले अनुसरण, फिर अनुशीलन, फिर अनुगमन, अनुभव के लिए प्रेरित है। इस तरीके से इसमें क्रम दिया और फिर ये लिखा है कि यही अखंड सामाजिकता एवं सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और कोई थोड़ी बात कर सकते हैं, इसके बाद कल आगे का करेंगे। बताइए कोई प्रश्न हो तो, या किसी और को कोई स्पष्टीकरण देना हो भी दे सकते। हाँ संदीप भाई, फाल्गुनी बहन, नारायण भाई, भैया अच्छा रहा, सुशील भाई, अशोक भाई, भरत जी, योगेश भाई आज चुपचाप सुनते रहे आप, ठीक रहा कि नहीं? वो ठीक है सर, अच्छा है, अभी अभी समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाषा का दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, समझ रहे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से चल रहे हैं इसीलिए। यस सर, ठीक है।